नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। और मैं पल्लवी गौड़ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए पाठ की सरल व्याख्या के साथ में। तो साथियों, मैं आज आप अपनी इस वीडियो में आपके सामने कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठ 3 लखनवी अंदाज के बारे में बताने जा रही हूँ। लखनवी अंदाज की पाठ की सरल शब्दों में एक छोटी सी कहानी के रूप में मेरा प्रस्तुतिकरण होगा और उसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में पॉइंट आउट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। साथ ही हम पाठ को भी पढ़ेंगे। तो बस मेरी वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर अवश्य करें जिससे कि वो भी लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। ये जो आपका लखनवी अंदाज पाठ है, ये गद्य खंड की पाठ में है, गद्य खंड में है और इसके जो राइटर हैं वो हैं यशपाल जी। ठीक है, यशपाल जी द्वारा लिखित ये पाठ है और इसमें एक यात्रा का वर्णन किया गया है कि लेखक एक ट्रेन में चढ़ता है और उस डिब्बे में पहले से ही जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनकी भाव भंगिमाओं को और लेखक को देखकर जो जिस प्रकार से वो असहज होते हैं, उन चीजों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। होता क्या है बच्चों कि ये जो लेखक हैं यशपाल जी, ये कहीं अपने काम से जा रहे होते हैं, तो वो अपने नजदीकी स्टेशन से ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में सेकंड क्लास का वो टिकट कटाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो राइटर होते हैं ना, वो हमेशा सोच विचार में रहते हैं, अपने अपने लेखन को, अपने लेख के बारे में विचार में मग्न रहते हैं। तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से थोड़ा सा बच के लेखक ने सोचा कि मुझे जो सेकंड क्लास का जो डिब्बा है उसमें मुझे थोड़ा सा एकांत मिलेगा और हम अपने लेख के बारे में या अपने मैं कुछ सोच सकूंगा। तो ये सोचकर वो उस डिब्बे में चढ़ते हैं। अब वो डिब्बा क्या होता है, वो डिब्बा भी पूरी तरीके से खाली नहीं होता है। लेखक जिस जगह पर बैठते हैं वहां पर सामने पहले से ही एक सीट पर सज्जन बैठे होते हैं और उनके पहनावे से और लगता है कि ये मुस्लिम कोई नवाब होंगे। तो लेखक उनको लखनऊ का नवाब मानता है। लखनऊ का नवाब बहुत ही फेमस व्यक्तित्व के बारे में इंगित करता है, क्योंकि यहाँ के जो नवाब और उनका रहन सहन, ठाट बाट था, जो शान और शौकत थी और जिस प्रकार का उनका एटीट्यूड था, वो विश्व में प्रसिद्ध है। तो लेखक को लगता है कि वो लखनऊ के नवाब के नस्ल के, यानी कि उसी प्रकार के रहन सहन वाला एक व्यक्ति वहां पर बैठा होता है, बर्थ पर पालती मारे। अब होता क्या है बच्चों कि जब लेखक उस जगह पर और कोई नहीं बैठा होता है, अकेले वो व्यक्ति बैठे होते हैं। अब जब लेखक वहां पर बैठने को पहुंच जाता है तो लेखक को देखकर वो व्यक्ति थोड़े से असहज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है, अरे यार ये कहाँ, ये भी आके यहीं बैठ गए। तो लेखक को ये महसूस होता है कि उसके आने से वो जो बर्थ पर जो नवाब साहब बैठे हुए हैं वो खुश नहीं हुए, बल्कि उनकी शांति में कहीं ना कहीं दखल पड़ा है, उनके एकांत में कहीं ना कहीं दखल पड़ा है। तो लेखक भी थोड़ा सा असहज हो जाता है और वो जो नवाब साहब है वो ना, तो जैसे अपन ट्रेन में चढ़ते हैं और लोग बाग बैठे होते हैं तो अपन थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ गर्दन झुकाते हैं या अपन निगाह एक दूसरे से मिलाते हैं या थोड़ा सा बातचीत करना शुरू करते हैं। होता है ना, आप लोग ट्रेन में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब हम कहीं बैठते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। ये तो सामान्य औपचारिकता है। एक दूसरे से नजर मिलाते हैं या थोड़ा सा खिसक कर उसको जगह देते हैं, करते हैं ना। पर वो नवाब साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। नवाब साहब ने क्या किया कि बाहर खिड़की की तरफ देखने लगे और मतलब थोड़ा सा इग्नोर किया लेखक को। तो लेखक समझ गया कि इनको मेरा यहाँ पर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो लेखक भी अपने बाहर कनखियों से, यानी कि तिरछी नजर से उनको देखते हुए, उनके एटीट्यूड को भांपते हुए बाहर की तरफ देखने लगता है। अब क्या होता है कि लेखक के आने से पहले नवाब साहब, खीरे होते हैं ना, खीरे खाने वाला खीरा जिसको आप सलाद में खाते हो, तो वो 3-4 खीरे सामने, जो बर्थ के सामने जो प्लेट होती है उस पर रुमाल पर वो खीरे रखे होते हैं। तो मतलब नवाब साहब उस खीरे के खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इतने में वहां लेखक पहुंच जाता है। तो क्या होता है कि लेखक को थोड़ी देर बाद तो ऐसे ही सफर चलता रहा, ना उन्होंने आपस में कोई बातचीत की, ना नवाब साहब ने लेखक की तरफ देखा। तो मतलब थोड़ा सा लेखक को बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि बताओ, ये मतलब इन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। खैर चलो, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो नवाब साहब ने खीरे काटे, उस पर नमक लगाया, खीरे को मुंह से मला, सिर से काट के अपन उसका वो जो जहरीला कड़वाहट निकालती है ना, उसी प्रकार से मला और उसकी फाके करके उसमें बढ़िया नमक वमक लगाकर और नवाब साहब खाने के लिए तैयार हो गए। जब खाने के पहले नवाब साहब ने लेखक को थोड़ा सा औपचारिकता करते हुए कहा कि आप भी लीजिए, आप भी खीरा खाओ, है ना।
तो लेखक तो पहले से ही सोचे बैठा था कि ये मुझे पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो लेखक ने भी कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अरे थोड़ा सा लीजिए, कि नहीं मेरा इच्छा नहीं है, मुझे भूख नहीं है, ऐसे करके लेखक ने मना किया। जब नवाब साहब ने दोबारा कहा तो लेखक ने कहा नहीं नहीं, मैंने अभी खाना खाया है, खीरा पेट को भारी कर देता है। अपन लोग भी जब खीरा खाते हैं ना, सलाद खाते हैं, तो अपना पेट कितना हैवी हैवी सा हो जाता है। तो लेखक ने भी वही कह दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये पेट के लिए थोड़ा, मुझे पचाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत करता है। अपने शब्दों में जब पाठ पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी उसके बारे में। अब जैसे ही लेखक की ये बात सुनी तो कुछ नहीं, नवाब साहब ने वो खीरा अपना बढ़िया उठाया और शो ऑफ करते हुए, होता है ना कि दिखावा करते हैं कुछ लोग, तो वो अपने खीरे को अपने नाक के पास ले गए, उन्होंने उसको सूंघा और खाया नहीं, खिड़की के बाहर फेंक दिया। लेखक ने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरा टुकड़ा उठाया और उसको ऐसे नाक के पास ले गए, खाया नहीं, उसको भी फेंक दिया। ऐसे ही करके वो नवाब साहब ने खीरे के एक एक करके उठाए, नाक के पास ले जाएं, उसे सूंघे और खिड़की के बाहर फेंक दें। उन्होंने सारे पीसेज जो थे वो खिड़की के बाहर फेंक दिए और फेंकते हुए बड़े अकड़ के साथ हाथ पहुंचते हुए बोले कि पचाने में बहुत दिक्कत करता है ना। और तो लेखक समझ गया कि ये जो नवाब साहब हैं ये मुझे अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मुझे अपनी नवाबी दिखा रहे हैं कि देखिए हम लोगों की भी मतलब इतनी नवाबी है, हम में इतना ज्यादा वो है, कहना चाहिए एक तरीके से अपनी शान और शौकत दिखा रहे हैं, अपनी संपन्नता दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पाठ है ना बच्चों, वो एक तरीके से एक घटना का वर्णन है। मतलब लेखक को समझ में आ गया कि मैं सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं, मेरे पास क्या टॉपिक हो, मैं किस पात्र को चुनूं जिसके बारे में मैं लिखूं। तो लेखक बोला कि मुझे बड़ी आसानी से उस रेल के डिब्बे में वो नवाब साहब पात्र के रूप में मिल गए और मुझे लिखने के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मिल गया। तो इस प्रकार से लेखक ने अपनी इस घटना का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ में किया है। समझे बच्चों, मैंने आपको संक्षेप में थोड़ा सा घटना का सार बताया है। अब लेखक ने क्या लिखा है, आइए हम पाठ के साथ, अंदाज पाठ आप निकालिए और चलिए मेरे साथ पढ़िए। मुफस्सिल का अर्थ क्या होता है बच्चों, ये अच्छा इस पाठ में कुछ उर्दू शब्द आए हैं। तो मुफस्सिल का अर्थ होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, मतलब जहां पर लेखक रहते थे वहां के आसपास के कोई स्थान। कि पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार कर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक कह रहा है कि वैसे तो सेकंड क्लास में का टिकट लेने में पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन मैं एक नए टॉपिक पर सोचने के लिए और सुकून से खिड़की के पास बैठकर और प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए लेखक ने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। क्योंकि बच्चों क्या है, ज्यादा टिकट होने की वजह से सेकंड क्लास दर्जे में भीड़ कम होती है। ठीक है, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए, मतलब लेखक उस डिब्बे में चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, मतलब डिब्बा सुनसान नहीं था, खाली नहीं था, उसमें कुछ यात्री बैठे हुए थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सफेद पोश यानी कि सफेद वस्त्र पहने हुए एक सज्जन बैठे हुए थे, जो दिखने में ऐसे लग रहे थे जैसे लखनऊ के नवाब। ठीक है, सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मैंने बताया ना कि जैसे ही डिब्बे में लेखक चढ़े तो उनको देखकर वो व्यक्ति थोड़ा सा असंतुष्ट हो गया, अरे यार ये कहाँ से आ गए। मतलब वो एकांत में बैठा हुआ था तो उसे बड़ा सुकून मिल रहा था और बड़ा आराम से बैठा था, और जब लेखक चढ़ा तो उसको लगा कि अरे, मतलब असंतुष्ट हो गया, उसको थोड़ी सी खिन्नता हो गई। सोचा हो सकता है वो यह भी कहानी के लिए मुझकी चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। मतलब लेखक कहना चाह रहा है कि नवाब साहब ने हमारे आ जाने पर, चलो एक से भले दो हो गए, सफर अच्छा बातचीत में कटेगा, ऐसी कोई भी संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, उत्सुकता नहीं दिखाई। तो लेखक भी सामने वाली बर्थ पर बैठ के आंखें चुरा के बाहर की ओर देखने लगता है। ठाली बैठे, ठाली मीन्स खाली, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफर करता देखे।
अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। लेखक कहता है कि हो सकता है कि वो इसलिए असंतुष्ट हो गए कि उन्होंने सोचा हो कि वो एकांत में बढ़िया अपने सेकंड क्लास में सफर करेंगे और खीरे खाएंगे समय काटने के लिए, लेकिन अब मेरे सामने खीरे कैसे खाएं। उनको लग रहा होगा कि यार ये तो थोड़ा सा मेरी हैसियत के हिसाब से ठीक नहीं है ना। तो ये लेखक आकलन कर रहा है कि वो क्यों असंतुष्ट हुए होंगे, लेखक उनके बारे में सोच रहा है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर की गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। थोड़ी देर तक तो नवाब साहब बाहर देखते रहे, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा ओ, यानी कि नाटक किया कि उन्होंने लेखक को देखा, ओ अरे आदाब अर्ज, यानी कि उन्होंने नमस्कार किया और कहा खीरे का शौक फरमाएंगे, यानी खीरा लेंगे आप, खीरा खाएंगे आप। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को यह देखकर अच्छा नहीं लगा, कितना बनावटी व्यवहार कर रहे हैं, जब से तो मुझसे बोल नहीं रहे थे, मुझसे आंखें चुरा रहे थे और अब ये दिखावा कर रहे हैं। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ देना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए। लेखक को लगा कि ये भी फॉर्मेलिटी में हमको आमनी समझ के और इस दिखावे के व्यवहार में लपेट रहे हैं। तो लेखक ने कहा नहीं नहीं, आप खाइए, आप शौक फरमाए, यानी कि आप इसका मजा लें, आनंद लें। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे को नीचे रखा, तौलिए झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पहुंचा, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। अब लेखक ने क्या किया, खीरे काटे, पहले तो धोए, है ना, फिर उनको पहुंचा, फिर काटा, फिर उनके सिरे को काटकर उसका झाग निकाला और काटकर छीलकर काटकर तौलिए पर तरीके से लगा लिए उनके पीसेज। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। देखो, जब हम लोग स्टेशन पर खीरा वगैरह लेते हैं तो आपने देखा होगा कि साथ में कुछ मसाला, नमक का और चटपटा मसाला भी देते हैं। ठीक है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, यानी कि उस पर बिखेर दी। अपन काटते हैं ना, कई बार सेब काटते हैं, खीरा काटते हैं, मूली काटते हैं, तो उस पर नमक वगैरह अपन लगाते हैं ना, तो वो किया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनके मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। तो मतलब जब वो खीरे पर लेखक ये भाप रहा है कि वो खीरे को इस प्रकार से सजाते हुए, उसमें नमक लगाते हुए कितने खाने के लिए लालायित हो रहे थे, है ना, उसका स्वाद लेने के लिए बड़े ही उत्सुक हो रहे थे। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। तो वो दोबारा कहते हैं कि अरे आप शौक थोड़ा सा लीजिए, है ना। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक को भी वो खीरा देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वो पहले मना कर चुका था। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, इसलिए लेखक ने कहा कि नहीं नहीं, मैं पहले मना कर चुका हूँ, तो यही ठीक है कि मैं मना ही करता हूँ। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है। किबला शौक फरमाए। मैदा मीन्स होता है आते, यानी कि लिवर, है ना। तो उन्होंने कहा आप खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, बाहर की ओर श्वास फेंकी, खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। मतलब लेखक की ये बात सुन के कि नहीं नहीं आप लें, और मतलब मेरा तो अभी मन भी नहीं है, दूसरी बात ये मैदा मेरा कमजोर, यानी कि पचाने में मुझे दिक्कत है। तो जब अब उनको लगा नवाब साहब को कि अरे ये नहीं ले रहे, तो मैं अगर खाऊंगा तो मेरी तो थोड़ी सी मतलब नाक नीची हो जाएगी, क्योंकि वो दिखावा कर रहे थे, वो अपने आप को ये बता रहे थे कि मैं कितना बड़ा रईस और कितना बड़ा ठाटवाट वाला व्यक्ति हूँ, है ना, दिखावटी व्यवहार कर रहे थे। तो उन्होंने, वही मैंने बताया था कि खीरे की फाक उठाई, अपने नाक के पास ले गए, उसको सूंघा और स्वाद में मतलब उनको तो मन कर ही रहा था खीरा खाने का, लेकिन वो दिखावे के चक्कर में खाया नहीं उन्होंने, है ना, और उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। तब नवाब साहब ने फाक खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से स्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। इसी तरीके से वो सारे टुकड़े फेंकते गए।
नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। उन्होंने सारे खीरे की फाकों को फेंक कर बढ़िया अपना मुंह पोंछा, जबकि उन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं था, और हाथ पहुंचे और लेखक की तरफ बड़े ही फक्र से गर्व के साथ देखा कि देखा हम कितने रईस हैं, और ये हमारा तरीका है कि तुमने अगर उसको मना कर दिया या तुमने उसको तवज्जो नहीं दी तो हम भी ऐसी चीजों को आसानी से छोड़ देते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खमकर लेना पड़ा। खम यानी हिलाना। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की पूर्ति भी हो सकती है? लेखक सोचने लगा कि ये जो दिखावा कर रहे थे ये तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इन्होंने जो डकार ली थी है ना, पेट भरने पर जो होती है, क्या उससे पेट भर सकता है कि सूंघ लो तो क्या पेट भर गया? लेखक ये विचार कर रहा है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकीन, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। लेखक ये सोच ही रहा था कि क्या इनका पेट भर गया होगा। इतने में लेखक ने डकार ली और कहने लगे कि ये ना लजीज तो होता है, यानी कि स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन आसानी से ना पचने वाला होता है और मैदे पे यानी लिवर पर जोर डालता है। उन्होंने अपनी सफाई दे दी। ज्ञान चक्षु खुल गए, लेखक के ज्ञान की आंखें खुल गई, है ना। पहचान ये है नई लेख कहानी के लेखक का। ठीक है, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? लेखक कहते हैं कि तुरंत मैंने ये सोच लिया कि बस यही मेरी कहानी का पात्र होगा, क्योंकि जब केवल खीरा सूंघने से इनका पेट भर सकता है तो मेरे लिए ये पात्र क्यों नहीं हो सकता, यानी कि मैं भी कहानी लिख सकता हूँ बिना किसी घटना को देखे। तो यही कम से कम मेरे लिए तो यही मुख्य पात्र हो गया, ये घटना ही मुख्य घटना हो गई। तो इस प्रकार से लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने अपनी उस घटना का वर्णन किया है, और वो जो सामने सज्जन बैठे हुए थे जो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि कहीं के नवाब हों, ऐसा दिखावा कर रहे थे, उनको पात्र बनाकर उनके हाव भाव, भावभंगिमा और उनके जो क्रियाकलाप थे उनके बारे में ये लेखक ने लिखा है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको इस पाठ की बड़े ही सार रूप में एक व्याख्या की है और साथ में हमने पाठ को पढ़कर देखा। मैं अपनी अगली वीडियो में इस पाठ से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने वाली हूँ, और साथ ही लगातार मैं इसी प्रकार से अपने आगे आने वाली सभी वीडियो में नए नए पाठों की व्याख्या सरल रूप में करती जाऊंगी। तो आप मेरी सभी वीडियो देखें। और हाँ अब साथियों, मैंने इसी प्रकार से काव्य खंड के सभी पाठों की व्याख्या अपनी पिछली वीडियो में बड़े ही सरल तरीके से की है, बड़े ही रुचिकर तरीके से की है। तो उन व्याख्या के लिए आप मेरी वो वीडियो अवश्य देखें। और मैंने प्रश्नों का हल भी देना प्रारंभ किया है आपके सत्र को देखते हुए, आपकी क्लासेज की प्रारंभ को देखते हुए। तो आप मेरी सभी वीडियो से लगातार जुड़े रहें। और इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए बस मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ढेर सारे लाइक अवश्य करें बच्चों, मुझे लाइक अवश्य किया कीजिए, और साथ में दूसरे बच्चों तक शेयर करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।